गुड मॉर्निंग। बुद्धि परीक्षण की इस अगली कक्षा में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के जितने भी मॉडल थे उसकी चर्चा कर चुके थे। इन मॉडल को आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। बुद्धि परीक्षण का इतिहास पूरा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न क्या क्या आएंगे। बुद्धि परीक्षण तो हज़ारों हैं, लेकिन उतने प्रश्न बुद्धि परीक्षणों के बारे में नहीं पढ़ना जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुद्धि। ये बुद्धि शब्द है, उस बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। ये बिल्कुल याद रखें, फ्रांसिस गाल्टन है, उसका संबंध बुद्धि से भी है, इसके साथ साथ व्यक्तित्व से भी है, और फ्रांसिस गाल्टन का सृजनात्मकता से संबंधित है। तो बुद्धि परीक्षण बुद्धि शब्द है वो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। बुद्धि परीक्षण क्या करते हैं? तो बुद्धि परीक्षण बुद्धि का मापन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। बुद्धि परीक्षण है वो हमेशा एक व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का मापन करते हैं। ये बिल्कुल याद रखें, बुद्धि का मापन नहीं करते, मानसिक योग्यता का ये मापन करते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बुद्धि परीक्षण कैसे परीक्षण है? गणित की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण कैसे परीक्षण है? तो आपको इसकी चार बातें याद रखनी है। बुद्धि परीक्षण सापेक्ष परीक्षण है, मतलब तुलनात्मक परीक्षण है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है जो दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसका मापन बहुत मुश्किल है। फिर भी इसका मापन सापेक्ष प्रक्रिया है। तो बुद्धि परीक्षण गणित की दृष्टि से सापेक्ष परीक्षण है। इसके साथ साथ यह मानक परीक्षण होते, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। मानक परीक्षण है, मानक के साथ साथ एक व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाते हैं, इसलिए व्यक्तिक मानक है। इनका जो आउटकम या उत्तर होता है या इनका जो मान होता है वह हमेशा खंडित चर के रूप में होता है। यानी कि बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के चरों का उत्पादन करते हैं? खंडित चर, और इसी खंडित चर को बोला गया है विविक्त चर बोला गया है। विविक्त चर, जब अपन मापन और मूल्यांकन पढ़े थे तो उसमें खंडित चर और अखंडित चर की व्याख्या कर ली थी। मापन मूल्यांकन का जो टॉपिक है उसको देख लें। खंडित चर का अर्थ क्या होता है? तो खंडित चर का मतलब होता है इनका उत्तर है वह हमेशा पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात भिन्नों के रूप में कभी बुद्धि परीक्षण का मान नहीं आता है। लेकिन ये पूछा जाता है कि खंडित चर की शुरुआत पहले खंडित चर में नहीं होता था इसका मान, क्योंकि एक सूत्र दिया था ma/ca स्टर्न द्वारा। यहाँ पे मान भिन्नात्मक होता था, लेकिन टर्मन ने इसमें 100 का गुणा किया पूर्णांक में बदलने के लिए। तो खंडित चर के रूप में बुद्धि का मापन है वह टर्मन के सूत्र के द्वारा हुआ, उसके पहले अखंडित चर थी, ये ज़रूर ध्यान रखें। और बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कौन से देश से हुआ? तो व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक रूप से प्रारंभ है वह फ्रांस से हुआ। तो बुद्धि परीक्षणों का प्रारंभ है वह फ्रांस से माना जाता है, लेकिन इसके पहले बहुत सारे देशों में इस परीक्षण को करने का प्रयास किया गया था, अमेरिका में, जर्मनी में। लेकिन वैज्ञानिक प्रयास या जिसको बोले आधिकारिक प्रयास की बात करें तो वैज्ञानिक प्रयास की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। कहाँ से हुई, क्यों हुई, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा पॉइंट, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात करें तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार है वह 3 आधार पर डिसाइड किए गए हैं। एक तो है प्रक्रिया के आधार पर, मतलब आप प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर बहुत सारी चीज़ें आप आपके नोट से उसमें थोड़ा करेक्शन करते रहे। बहुत सारा रिशफल किया है मैटर को हमने कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाए। और तीसरा है समय के आधार पर। समय के आधार पर बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो जब आप प्रोसेस करते हैं तो आप किस प्रकार से बुद्धि परीक्षण लेते हैं? एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण लेते हैं तब यह कहलाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो प्रक्रिया के आधार पर एक हो गया व्यक्तिगत हो गया, और एक से अधिक व्यक्तियों का अगर आप परीक्षण लेते हैं तो यह परीक्षण हो जाएगा सामूहिक परीक्षण। अब व्यक्तिगत और सामूहिक दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। व्यक्तिगत, एक समय में एक व्यक्ति, एक समय में एक से अधिक व्यक्ति है तो वह कहलाएगा सामूहिक। लेकिन इनके क्या कंसेप्ट है वो समझे। अगर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसमें कोई छात्र उत्तर देता है तो यह उत्तर दो रूप में हो सकता है। या तो वह छात्र मौखिक रूप में अपना उत्तर दे,
या छात्र लिखित रूप में अपना उत्तर दे सकता है। लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वह 99% कैसे होते हैं, लिखित ही होते हैं। ये जरूर ध्यान रखें। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मौखिक या लिखित दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो हमेशा लिखित होते हैं या सामान्यतः लिखित होते हैं। और इसमें प्रश्नों का रूप है वह हमेशा होता है बहुविकल्पीय। ये हमेशा कैसे होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं। तो प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण हो गए। दूसरा आता है माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर वैसे तो बुद्धि परीक्षण दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका शाब्दिक, भाषा के माध्यम से लिए जाए तो शाब्दिक हो गए, और भाषा के बिना लिए जाए तो इसको बोलेंगे अशाब्दिक। और एक तीसरा आता है निष्पादन परीक्षण, उसकी भी व्याख्या करेंगे। शब्दों के माध्यम से लिया जाए तो उसे शाब्दिक बोलेंगे, मतलब ये पढ़े लिखे या शिक्षित व्यक्तियों के लिए होते हैं। और ये किसके लिए होते हैं, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, अनपढ़ के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों के लिए जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है, इनके लिए निर्मित किए गए हैं अशाब्दिक। तो बिना भाषा के अर्थात चित्रात्मक या सांकेतिक, चित्रात्मक या हो सकते हैं सांकेतिक, इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक कहलाते हैं। और एक तीसरा आता है परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसको बोला जाता है पीटी, और इसी को बोला जाता है निष्पादन परीक्षण। अब एक प्रश्न पूछा गया था, उसको ध्यान रखें। यह निष्पादन परीक्षण है वह किसका भाग है, शाब्दिक का भाग है या अशाब्दिक का भाग है। तो पहले एक चीज़ पढ़ाई थी कोचिंग में, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर ले। निष्पादन परीक्षण है वह हमेशा शाब्दिक परीक्षणों का भाग होते हैं। निष्पादन परीक्षण क्या होते हैं, शाब्दिक परीक्षणों का भाग होते हैं, अशाब्दिक का भाग नहीं होते। और यह विशिष्ट तत्व का पता लगाने के लिए, किसी व्यक्ति में विशिष्ट तत्व का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न हमने ये दिया था बहुत पहले, जब हमने टेस्ट लिया था तो इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। तो ये देखें, विशिष्ट बुद्धि परीक्षण है वह हमेशा निष्पादन परीक्षण कहलाते हैं, और यह हमेशा किसका भाग होते हैं, शाब्दिक परीक्षण का भाग होते हैं। और समय के आधार पर बुद्धि परीक्षण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गति परीक्षण, गति परीक्षण, और एक होता है शक्ति परीक्षण। दोनों की व्याख्या इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना याद रख ले, गति परीक्षण और शक्ति परीक्षण ये समय के आधार पर होते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी राइटिंग खराब है इसलिए आपको अजीब लगेगा। तो इतने प्रकार के बुद्धि परीक्षण हो सकते हैं। ये निष्पादन परीक्षण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब बुद्धि परीक्षणों के इतिहास की बात करें तो बुद्धि परीक्षणों के इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण का इतिहास है वह 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एक व्यक्ति हुआ था जिसके कारण ही बुद्धि परीक्षणों में बहुत बड़ा उछाल आ गया था, जिसको कहते हैं ऑथेंटिक बुद्धि परीक्षण स्टार्ट हुए, तो वो बीने था। और बीने ने 1905 में अपना टेस्ट दिया था। तो बीने से पहले और बीने के बाद और बीने का काल, तो बुद्धि परीक्षण के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया 1905 से 1911 का काल। 1905 से 1911 के काल को कहते हैं बीने काल कहते हैं, अर्थात अल्फ्रेड बीने 1911 तक जिंदा रहे, तब तक ये बुद्धि परीक्षणों का काल है वो बीने काल के नाम से जाना जाता है। इस बीने से पहले भी, यानी कि 1905 से पहले भी बुद्धि के प्रयास किए गए परीक्षण के, और इसके बाद भी यानी कि 1911 के पश्चात 1911 के पश्चात भी बुद्धि परीक्षण हुआ। तो इस काल को कहा जाता है बीने पूर्व काल। बीने पूर्व काल कहा जाता है इसको, बीने काल, और इसको बोला जाता है बीने पश्चात काल। अब यहाँ समझना है, बीने से पहले बुद्धि परीक्षण है वह शरीर रचना पर आधारित थे। इसके बाद बीने काल में यह मानसिक आयु आधारित हो गए, मानसिक आयु आधारित, मेंटल एज, मानसिक आयु आधारित हो गए, और वर्तमान में भी यह मानसिक आयु आधारित ही है। ठीक है, अब ये 3 प्रश्न हैं। बीने पूर्व काल में बुद्धि परीक्षण शरीर रचना पर आधारित थे, बीने काल में यह मानसिक आयु पर आधारित हो गए, और 1911 के पश्चात जो वर्तमान काल है उसमें अभी भी मानसिक आयु आधारित ही बुद्धि परीक्षण है। अब सबसे पहले स्टार्ट करें अपन
बी ने पूर्व काल, तो एक नाम आता है लेवेत्सर। लेवाशियन ये लेवेत्सर है। लेवेत्सर ने 1775 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया लेवेत्सर द्वारा, और यह बुद्धि परीक्षण था, प्रयास तो किया लेकिन अवैज्ञानिक था, इसलिए इसको ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। फिर भी लेवेत्सर का नाम आता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1775 में लेवेत्सर ने ही कर दिया था। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। मौखिक आधार पर और शरीर रचना के आधार पर इन्होंने बुद्धि का निर्धारण करने का प्रयास किया, लेकिन इसको अवैज्ञानिक माना गया। अब बीने पूर्व काल में और कौन कौन से आते हैं, तो लेवेत्सर, लेवेत्सर के बाद आता है गिलफोर्ड, गिलफोर्ड का भी नाम आता है। गिलफोर्ड के बाद गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, इसका भी नाम आता है। इसके बाद गिलबर्ट, फ्रांसिस गाल्टन, गिलबर्ट, और गिलबर्ट के बाद आता है कैटल। ये कैटल का नाम कई बार आता है। तो बीने पूर्व कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो लेवेत्सर, गिलफोर्ड, गाल्टन, गिलबर्ट और कैटल। ग वाले तो बहुत ज़्यादा है। और कैटल के लिए एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले मानसिक योग्यता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो सबसे पहले मानसिक योग्यता शब्द का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो मानसिक योग्यता शब्द का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे कैटल थे। और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, अल्फ्रेड बीने थे। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। मानसिक योग्यता शब्द कैटल ने प्रयुक्त किया और मानसिक आयु शब्द है वो अल्फ्रेड बीने ने प्रयुक्त किया। मानसिक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु क्या होती है, इस टेस्ट को पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। बीने काल में अल्फ्रेड बीने और टर्मन आएंगे, और इसके बाद जो भी टेस्ट संशोधन हुए वो सब वर्तमान काल में आएंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आप समझते जाएंगे। तो ये बुद्धि परीक्षणों के इतिहास का वर्गीकरण हो गया। अब बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत कैसे हुई उसकी बात करें तो 1901 में पेरिस में एक स्कूल था। पेरिस में एक स्कूल था और पेरिस के इस स्कूल की जो परिणाम है वह बहुत ख़राब रहा। वहाँ की म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन था उन्होंने इस पेरिस के स्कूल का जो परिणाम खराब रहा उस परिणाम का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, और यह कमेटी बनी थी 1904 के आसपास। और इस कमेटी के कितने सदस्य निर्धारित किए गए, तो अध्यक्ष बनाया गया इसके कमेटी के अल्फ्रेड बीने को। अल्फ्रेड बीने को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और इसके साथ इसका सहायक था थियोडोर साइमन। देखिए, आप मनोवैज्ञानिकों के पूरे नाम ज़रूर याद रखें, ये बिल्कुल सम्मान के पात्र है। आधे आधे नाम याद ना रखें। अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ये अध्यक्ष थे और ये अल्फ्रेड बीने के सहायक थे। और इन दोनों ने उन बच्चों पर अध्ययन किया और एक प्रश्नावली का निर्माण किया कि एक बच्चा कौन से लेवल तक प्रश्न कर सकता है। 5वीं कक्षा तक ही इन्होंने ये बनाया था। तो पहली कक्षा वाले बच्चे को उससे 3 कक्षा आगे तक प्रश्न दिए गए। इस प्रकार से उनकी मानसिक आयु के आधार पर इन्होंने सभी छात्रों को 3 भागों में बांटा परीक्षण के आधार पर। परीक्षण बाद में बात करेंगे। एक तो छात्र होते थे अच्छे, एक छात्र होते थे सामान्य। 3 श्रेणियों में बांट दिया, अच्छे, सामान्य और निम्न। फिर इस निम्न को भी आगे 3 भागों में बांटा। लेकिन अल्फ्रेड बीने ने इस प्रकार से छात्रों का वर्गीकरण किया। अब ये वर्गीकरण किया किस आधार पर, तो पहला बुद्धि परीक्षण बना था 1905 में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बिल्कुल सही। 1905 में जो टेस्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ से व्याख्या करेंगे। विश्व का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण फ्रांस में बना। कब बना, 1905 में। और किन किन ने बनाया था, 2 व्यक्तियों ने, बीने और साइमन ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया बीने साइमन परीक्षण। बिल्कुल याद रखना आपको क्या क्या विशेषता है। तो बीने साइमन परीक्षण था। ये बीने साइमन परीक्षण है वह कितने वर्ष के लिए था, ये आपको याद रखना है, 3 से 11 वर्ष केवल। बीने साइमन परीक्षण है वो 3 से 11 वर्ष के लिए बच्चों के लिए था। और इसमें परीक्षण के लिए कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रखी थी, 30 प्रश्न रखे थे। ठीक है। बीने साइमन परीक्षण 1905 में निर्मित हुआ। कहाँ पे निर्मित हुआ, फ्रांस में। कौन सी भाषा में निर्मित हुआ, फ्रेंच भाषा में। ये भी आपको याद रखना है, फ्रेंच भाषा में इसका निर्माण किया गया।
3 से 11 वर्ष का, और इसी परीक्षण में सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। ये 3 चीज़ें आपको पहले जो परीक्षण है उसके बारे में याद रखनी है। अल्फ्रेड बीने ने इसी परीक्षण में फिर सुधार किया 1908 में। 1908 में क्या सुधार किया? तो सिर्फ इसका दायरा बढ़ा दिया। दायरा क्या बढ़ाया वो ध्यान रखें। जो परीक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए था वह कर दिया 3 से 15 या 16 वर्ष के बालकों के लिए, मतलब उम्र की सीमा बढ़ा दी। तो बीने साइमन का दूसरा संशोधन था, पहला संशोधन 1908 में, उसमें सिर्फ आयु वर्ग बढ़ा दिया और प्रश्नों की संख्या कितनी रखी, इसमें 30 ही रखी गई। और दूसरा संशोधन हुआ बीने जब चल बसने के कगार पर आ गए 1911 में, और इसमें प्रश्नों की संख्या बिल्कुल सेम थी, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी गई? 59। तो देखें 1905 के बाद 3 साल 3 वर्ष जोड़े 1908 के बाद 9, 10, 11 फिर 3 साल जोड़े, मतलब संशोधन 3 साल बाद हो रहा है। 1905 में निर्माण, 1908 में संशोधन, 1911 में संशोधन। पहले दूसरे में प्रश्नों की संख्या 30 थी, तीसरे में 59 कर दी गई। पहला परीक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए था और 1908 वाला था वो 3 से 15 या 16 वर्ष के लिए था। अब 1911 वाला परीक्षण है वह आपको बिल्कुल याद रखना है, यही इतिहास बन गया। 1911 वाला टेस्ट था। इस 1911, इसको यहाँ तक नाम क्या था? बीने साइमन ही नाम था, ये ध्यान रखें। इस टेस्ट का नाम था बीने साइमन। अब इस 1911 के आसपास इस बीने साइमन परीक्षण को कैसे तोड़ मरोड़ के कितने रूप दिए गए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। 1911 में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1912 एक सन आता है, एनसीईआरटी बुक में 1912 लिखा हुआ है। 1912 में क्या हुआ ये ध्यान रखें। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय की व्याख्या की। यहाँ 2 नाम आएंगे, स्टर्न एवं कुहलमान, लेकिन आपको एक नाम तो याद रखना है। स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि का समप्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि का समप्रत्यय दिया, पहला इंपॉर्टेंट। देखो 1911 का बीने साइमन है, वो जाते जाते क्या बन गया वो ध्यान रखना। 1911 बीने साइमन, इसके जस्ट 1 साल बाद स्टर्न एवं कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का समप्रत्यय दिया। अगर स्टर्न और कुहलमान साथ आते तो दोनों राइट करने हैं, लेकिन स्टर्न और कुहलमान अगर अलग अलग ऑप्शन में आए, एक ऑप्शन में स्टर्न, दूसरे में कुहलमान, तीसरे में गाल्टन और चौथे में गिलफोर्ड आ जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा? स्टर्न ही होगा। 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का समप्रत्यय दिया और एक सूत्र भी दिया बुद्धि लब्धि का ज्ञात करने का, वह था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब यहाँ तक है वह बुद्धि किस प्रकार का चर थी, आपको याद रखना है, अखंडित चर थी। और इसी ने टर्मन में क्या कर दिया? टर्मन ने 100 का गुणा कर दिया और इसे खंडित चर में बदल दिया, वो बाद में बात करेंगे। 1912 आपको याद रखना है। इसी परीक्षण को 1911 वाले को 1913 में पहली बार एक दूसरी भाषा में परिवर्तित किया गया, और यह भाषा थी जर्मन भाषा। क्योंकि जो ये बीने साइमन बना था वह कौन सी भाषा में बना था? फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा में निर्मित किया गया था? फ्रेंच भाषा में। तो बीने साइमन परीक्षण का सबसे पहले कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था, और जर्मन भाषा में इसका अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे बॉबर टागा। ये भी आपको याद रखना है, बॉबर टागा ने। सन को आप बिल्कुल याद रखें, 1912, 1913। अब इसी परीक्षण को 1916 में अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया गया। अब अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित करने का काम किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है। 1912, 1913, 1916 अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित करने का काम हुआ अमेरिका में। अमेरिका में कौन से विश्वविद्यालय में? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इसमें यह अध्ययन करने वाला व्यक्ति था टर्मन। ये टर्मन अब बहुत खतरनाक व्यक्ति है। इस टर्मन ने 1911 वाले बीने साइमन परीक्षण में संशोधन किया
और इसका नाम बदल के अब क्या हो गया, बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण। 1916 में ये बन गया बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण। इसी को बोला गया बीने टर्मन, बीने टर्मन भी बोला गया। और इसी का तीसरा नाम था स्टैनफोर्ड रिवीजन। इसी को क्या नाम दिया गया, स्टैनफोर्ड रिवीजन। स्टैनफोर्ड रिवीजन परीक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे बुद्धि लब्धि शब्द की, इसी में ही बुद्धि लब्धि की जो थी वह विस्तृत व्याख्या की गई। बुद्धि लब्धि की विस्तृत व्याख्या है वह इसी परीक्षण में हुई। और यहाँ पे जाके सूत्र बदल गया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू क्या कर दिया, टर्मन ने 100 कर दिया पूर्णांक में बदलने के लिए। 16 में बहुत ज़्यादा कोशिशें उनको ध्यान रखे है। अब देखें, इसी 1916 वाले टेस्ट को और भी बदला गया। 1916 की बात करें, 1911 की नहीं। 1916 वाले टेस्ट को 1937, 1937 फिर बदला गया 1973, इसका उल्टा कर दे 1973, इसके बाद 1986 और फिर इसको बदला गया सन 2003 में। कौन सा, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण या बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण को कितनी बार बदला गया, तो इसको 1, 2, 3 और 4। तो ये दूसरा संशोधन, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोला गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ रिवीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैनफोर्ड बीने 1, 2, 3, 4। तो इसको नाम दिया गया स्टैनफोर्ड बीने सेकेंड, इसको थर्ड, इसको 4 और इसको 5 नाम दिया गया। किन किन का योगदान रहा देखें। 1937 में मेरिल के साथ मिलकर इसको बदला, टर्मन और मेरिल ने अपना योगदान दिया और मेरिल ने इसका योगदान दिया, तब इसका नाम हो गया टर्मन मेरिल। मेरिल पामर अलग है, वही मेरिल है, पर ये टर्मन मेरिल स्टैनफोर्ड परीक्षण नाम कर दिया इसका। टर्मन मेलिन स्टैनफोर्ड परीक्षण नाम कर दिया 1937 में। 1973 में वापस इसमें परिवर्तन किया गया, तब इसमें परिवर्तन करने वाला व्यक्ति था मेरिल, इसको तीसरा संशोधन नाम दिया। 86 में हंगर एवं वॉल्टर ने इसमें परिवर्तन किया। और 2003 में रॉयड द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और इसने नाम दिया स्टैनफोर्ड बीने 5th वर्जन। कौन सा नाम दिया, स्टैनफोर्ड बीने 5th वर्जन। SB5 ये पूछा जाता है। SB5 का निर्माण किसने किया, रॉयड ने किया। तो देखो 1911 वाला, एक ये जर्मन भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। इस अंग्रेजी भाषा वाले को कितने बार बदला गया, 4 बार, 1, 2, 3 और 4। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा हो गया। 5 बार निर्मित हुआ स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अब आगे चलते, इसी 1911 वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम आएगा। इसी 1911 वाले के साथ और क्या क्या परीक्षण हुए, तो भारत का भी नाम आता है। इसके ठीक 11 साल बाद भारत वाले भी जागे और इसके साथ एक व्यक्ति और जागा। 1922 की बात करें, 1922 में इसे बर्ट ने लंदन में परिवर्तित किया। तो 1922 में इसमें संशोधन किया गया बर्ट द्वारा। और बर्ट का तर्क परीक्षण आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं के ये नाम आएगा। 1922 में इसमें बर्ट द्वारा संशोधन किया गया और बर्ट द्वारा संशोधन करने के बाद इसका नाम क्या रखा, तो ये आपको ध्यान रखना है, लंदन संशोधन। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। लंदन संशोधन के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो बर्ट परीक्षण। और ये बर्ट परीक्षण है वो तर्क परीक्षण है, वो ध्यान रखना। ये 1922 में हुआ। इसी 1922 में भारत में भी बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। और 1922 में भारत में बुद्धि परीक्षण का यह जो परीक्षण था उसको निर्मित करने का श्रेय किसको है, तो लाहौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, लाहौर विश्वविद्यालय, इसका GH ऐसा कुछ नाम है। लाहौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से CH राइस। इस CH राइस द्वारा इस परीक्षण यानी कि 1911 वाले में ही संशोधन किया गया और इसे क्या नाम दिया गया, तो हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस
टेस्ट, ठीक है ना। इसे कहा जाता है हिंदुस्तानी, बीने हिंदुस्तानी मापनी, बीने हिंदुस्तानी मापनी के नाम से जाना जाता है। और इसको हिंदुस्तानी बीने पी स्केल एस इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये निर्मित किया गया था 1922 में, नाम ये बदल गया और किसके द्वारा निर्मित किया गया, CH राइस द्वारा। और इसी परीक्षण को जो भारत का था उसे 1935 में कामथ द्वारा बदलकर, ये नाम है कामथ, कामथ द्वारा बदलकर इसे एक नाम और दिया गया, वह हो गया मुंबई कर्नाटक संशोधन, मुंबई कर्नाटक संशोधन। तो इस प्रकार से बीने साइमन थी, उसका पूरा इतिहास खंगाल लिया, कामथ द्वारा मुंबई कर्नाटक संशोधन इसको नाम दिया गया 1935 में। तो बीने साइमन जो परीक्षण था वह भारत में दो रूप में आया, 1922 और 1935 में। 1922 में CH राइस द्वारा और 1935 में कामथ द्वारा। तो एक पूरा इतिहास ये है और एक पूरा इतिहास ये है। इस पूरे इतिहास को आपको याद रखना है, कितने कितने संशोधन हुए और कब कब किस प्रकार से संशोधन हुए। पूरी सीरीज बता दी आपको, फिर समझ लें। 1901 से 1905 में पहला बना, 1905 में 1908, 1908 के बाद 1911, 1911 के बाद फिर 1913, 1916, फिर बहुत सारे बीने 1911 वाले को कई बार परिवर्तित किया गया। तो पूरी एक श्रृंखला है, वह आप एक कागज़ पे लिखेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। और बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण था, जो बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण जो 1916 वाला, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी गई, 90 प्रश्न कर दिए गए। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो गया आपका बुद्धि का इतिहास। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है और बुद्धि लब्धि को किन किन लोगों ने बांटा। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वह बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही होगा, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बुद्धि लब्धि का सूत्र था वो क्या था, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, ये दिया था स्टर्न ने, और इसको टर्मन ने 100 का गुणा कर दिया और ये बन गया बुद्धि लब्धि का पूरा सूत्र। अब बुद्धि लब्धि के सूत्र के बाद उन्होंने कितने भागों में बुद्धि लब्धि है वह हमेशा किस में प्राप्त होती है, पूर्णांक में। और इन बुद्धि लब्धि को निकालने के बाद वर्गीकरण किया गया, वो आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटे में 140, 10-10 कम करते रहने, 140, जिसकी बुद्धि लब्धि 130 आए, फिर आए 120 करना है आपको, फिर 110 करना है, 10-10 कम करते जाइए 110, फिर 100 छोड़ देना है, फिर आपको करना है 90 करना है, 90 के बाद आपको 80 70 तक चलना है, 90 80 70 तक चलना है, 70 के बाद आपको 50 करना है, फिर 50 का आधा कितना करना है आपको, 25 करना है, और फिर आपको लास्ट में 25 से कम कर देना है। ये किसी मनोवैज्ञानिक का वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे, अवल और वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला श्रेणी आती है 125 से 140 से ज़्यादा, 130 से 139, बस इससे थोड़ा एक एक कम करते रहिए, 120 से 129, यहाँ आ जाएगा 110 से 119, 90 से कितना आएगा 109, 80 से कितना हो जाएगा 89, यहाँ 70 से कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 79, यहाँ तक तो वैसे ही चलेगा। 50 से कितना हो जाएगा 69, ये 25 से तो 49, और कितना हो गया 25 से कम। तो इतने प्रकार के वर्गीकरण किए, इनको क्या क्या नाम दिए वह नाम आपको याद रखने हैं। ये आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, यहाँ शॉर्ट में समझा रहे हैं, उसको ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट दिया उसने 140 से ऊपर जो है वह कौन से में आएंगे, प्रतिभाशाली। ऐसे विद्यार्थी प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएंगे, बिल्कुल याद रखना है। प्रतिभाशाली से नीचे आए तो दूसरा आएगा प्रखर बुद्धि, यह प्रखर बुद्धि की श्रेणी में आएंगे। 120 से 129 है वह विद्यार्थी कहलाएंगे श्रेष्ठ। बहुत आसान है, सारणी को याद रखना, 140 130 120, 10-10 कम करते रहिए। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, 90 80 70 तक चलना है, फिर 50, फिर आधा, और फिर 25 से कम। तो ये श्रेष्ठ विद्यार्थियों के 110 से 119 हैं, उनको कहा गया औसत से ऊपर, औसत से ऊपर। अब औसत कौन सा हुआ इसमें, तो 90 से 109 की बुद्धि है
उन्हीं को कहा गया औसत विद्यार्थी। ये क्या बन गए? औसत बुद्धि। औसत के बाद नीचे आता है सीमांत बुद्धि, इन्हीं को पिछड़े बालक कहा जाता है। और सीमांत के नीचे 79 तक आते हैं औसत से नीचे। औसत से नीचे, अब औसत से नीचे चले जाए तो फिर आपकी श्रेणी आ जाती है पूरी की पूरी। वह है एक तो मूर्ख, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी श्रेणी नहीं, आप तो ऊपर में आते हैं, औसत से ऊपर वाले में है, 129 से ऊपर है। मूर्ख के बाद आता है मूढ़, इसके अंग्रेजी नाम ज़रूर याद रखें। और लास्ट आता है जड़ बुद्धि, ये कहलाते हैं जड़ बुद्धि। तो इतने भागों में वर्गीकरण किया गया, ये वर्गीकरण आपको याद रखना है। और इसी आधार पर बुद्धि वितरण निर्धारित किया गया। बुद्धि का वितरण किस प्रकार से है? तो पूरे संसार में औसत कितना माना गया? बुद्धि का औसत माध्य माना गया 100, यानी कि 100 है तो सामान्य है। अब 100 से ऊपर या 100 से नीचे की बात करेंगे। 100 एक सामान्य है, सामान्य बुद्धि कहलाता है। अब 90 से 110, 90 से 110 वाले व्यक्ति को कहा गया है औसत, ठीक है, ओवरऑल। इस सारणी में से ओवरऑल निकाला अपन ने। अगर 70 से कम बुद्धि है, 70 से कम बुद्धि लब्धि है, तो उसको बोलेंगे बौद्धिक अशक्त। ये प्रश्न आप बिल्कुल याद रखें, बौद्धिक अशक्त। 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि है उसको बोला जाएगा बौद्धिक अशक्त बोला जाएगा। और 130 से ऊपर है, 130 से ऊपर है, तो 130 से ऊपर है उसको बोला जाएगा असाधारण रूप से प्रतिभाशाली। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, इस प्रकार का नाम दिया जाएगा। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया, और अपना योगदान देने वाला व्यक्ति था वह वेस्लर। उसने कहा कि बिल्कुल इस प्रकार से बुद्धि लब्धि ज्ञात करना मुश्किल है। और वेस्लर ने कौन सा प्रथम प्रत्यय दिया? तो बुद्धि लब्धि विचलन। वेस्लर द्वारा सबसे पहले विचलन बुद्धि लब्धि सम प्रत्यय दिया गया। विचलन बुद्धि लब्धि का सम प्रत्यय किसने दिया? वेस्लर ने दिया। और इसके 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसने मध्यमान तो उतना ही माना कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का औसत कितना होता है? 100 होता है। लेकिन इसने डेविएशन कितना लिया? तो विचलन का मान कितना था? तो विचलन का मान था 15 इकाई। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। वेस्लर ने सबसे पहले विचलन बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। उसने बुद्धि लब्धि के लिए मध्यमान कितना माना? 100 माना। और हर बुद्धि लब्धि के लिए विचलन की सीमा कितनी निर्धारित की? 15 निर्धारित की। अब बुद्धि लब्धि स्थिर रहती है कि नहीं रहती है, वो बाद में बात करेंगे। बुद्धि लब्धि का प्रभाव क्या है? तो ये पहले ही परीक्षण पढ़े, जितने भी परीक्षण अभी तक पढ़े वह परीक्षण किस प्रकार के थे? व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत के साथ कैसे थे? शाब्दिक, अभी तक जो पढ़े। अब बीने साइमन की व्याख्या कर ली अपन ने। अब दूसरा परीक्षण आता है, वह है वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण। वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण। वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण यह व्यक्तिगत भी है, लेकिन व्यक्तिगत के साथ साथ यह शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है। ये बिल्कुल याद रखें कि वेस्लर का जो परीक्षण था वह व्यक्तिगत शाब्दिक की श्रेणी में तो आता है, लेकिन साथ साथ में ये दोनों ही कैटेगरी में आता है, शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है। अब वेस्लर कौन थे? तो वेस्लर एक मनोवैज्ञानिक थे, और वेलेव्यू है वह एक पागलों का हॉस्पिटल था अमेरिका में। वेलेव्यू एक हॉस्पिटल है, वेस्लर मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने मानसिक रोगियों के उपचार के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया था। मानसिक रोगियों के उपचार के लिए ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा बुद्धि परीक्षण है वह चिकित्सीय कार्यों हेतु प्रयुक्त में लाया जाता है। तो मानसिक रोगियों का उपचार करना ही क्या कहलाता है? चिकित्सीय कार्य कहलाता है। तो वेस्लर वेलेव्यू व्यक्तिगत शाब्दिक अशाब्दिक है, इसका निर्माण वेस्लर ने किया था। वेस्लर ने वेलेव्यू हॉस्पिटल में और मानसिक रोगियों के उपचार के लिए किया था। लेकिन इसने इसके 3 वर्जन बनाए। 1935 में पहला वर्जन, दूसरा वर्जन 1949 में, और तीसरा वर्जन था 1967 में। पहला जो बनाया था वो वयस्क व्यक्तियों के लिए बनाया था। दूसरा वर्जन है
वह बच्चों हेतु बनाया था, और तीसरा वर्जन है वो बहुत छोटे बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो प्री प्राइमरी क्लास में थे उनके लिए बनाया। वयस्क के लिए बनाया, उसका नाम दिया WAIS। यहाँ W है, इसका मतलब सब में होगा वेस्लर। I का मतलब होगा इंटेलिजेंट, और S का मतलब क्या होगा, स्केल, सभी में। तो यहाँ हो गया वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल। बच्चों के लिए जो बनाया उसका नाम हो गया वेस्लर चिल्ड्रन इंटेलिजेंट स्केल, और वेस्लर प्री प्राइमरी इंटेलिजेंट स्केल। तो वेस्लर ने कितने बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया, 3। वयस्क हेतु WAIS, बच्चों हेतु WCIS, और प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए WPPIS। तो WIS सब में ही है, WIS सब में है, WIS सब में है। A का मतलब एडल्ट, C का मतलब चिल्ड्रन, और PP का मतलब हो गया प्री प्राइमरी क्लासेज हेतु। अगला परीक्षण आता है वह है तीसरा, वैसे ये चौथा है पर तीसरा समझे, बर्ट तर्क परीक्षण। बर्ट की व्याख्या कर ली थी 1922 में, इसने लंदन संशोधन बनाया था, लेकिन ये तर्क परीक्षण था, तर्क करने की क्षमता। एक व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता के लिए इसका निर्माण किया गया था, निर्धारण के लिए। और इसमें एक ही पॉइंट याद रखना आपको, यह टेस्ट किसके लिए बनाया गया था, मंद बुद्धि के बालकों का पता लगाने के लिए। मंद बुद्धि के बालकों का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट का निर्माण किया गया, तो मंद बुद्धि के बालकों का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट बना था, बर्ट तर्क परीक्षण। तो अभी तक जो परीक्षण पढ़े वो देखे एक बार। एक तो पढ़ा बीने साइमन, रिवीजन समझ ले थोड़ा सा, बीने साइमन। दूसरा पढ़ा इसी का संशोधित रूप बीने स्टैनफोर्ड। बीने स्टैनफोर्ड के बाद तीसरा पढ़ा था वेस्लर वेलेव्यू, और चौथा पढ़ा था बर्ट। ये चारों चार परीक्षण हैं वह व्यक्तिगत हैं, और व्यक्तिगत के साथ साथ कैसे हैं, शाब्दिक है। लेकिन वेस्लर को जाना जाए तो ये शाब्दिक भी है, और शाब्दिक के साथ साथ कैसा है, अशाब्दिक भी है। तो ये चार परीक्षण है वो व्यक्तिगत शाब्दिक की श्रेणी में आते हैं। अब चलते हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक। कौन कौन से परीक्षण हैं जो व्यक्तिगत भी है लेकिन व्यक्तिगत के साथ साथ कैसे हैं, अशाब्दिक है, अशाब्दिक। अभी जो पढ़े देखो, सब वर्गीकरण आपको बाद में याद रखना है। व्यक्तिगत अशाब्दिक में आपको 4 टेस्ट याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पोर्टियस भूल भुलैया। अब बहुत शॉर्ट में समझेंगे इनको क्योंकि खास बात नहीं है। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट का क्या मतलब है, तो ये एक रास्ता था, रास्ता खोजना है, ऐसा आपने देखा होगा। इसका निर्माण किया गया था 1924 में, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। और कितने वर्ष के बालकों के लिए था, तो ये केवल 3 से 10 वर्ष, 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए था। यह क्या पता लगाता था, तो यह बुद्धि के साथ साथ, बुद्धि के साथ साथ स्वभाव का भी निर्माण करता था। शॉर्टकट से रास्ता खोजेगा या बहुत बड़ा रास्ता खोजेगा तो धैर्य की प्रवृत्ति का पता लगता है, इसमें धैर्य का पता लगाता है। तो बुद्धि के साथ साथ स्वभाव का परीक्षण करने वाला टेस्ट कौन सा था, पोर्टियस भूल भुलैया। दूसरा नाम आता है आकार फलक परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, और इसका निर्माण किया था सेगुइन, और सेगुइन के साथ दूसरा आता है गोडार्ड। सेगुइन एवं गोडार्ड ने इसका निर्माण किया था, इसको आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। लेकिन तीसरा नाम आएगा वह आएगा डॉक्टर भाटिया परीक्षण माला, डॉक्टर भाटिया परीक्षण माला। और डॉक्टर भाटिया परीक्षण माला लिखा हुआ है, भाटिया जी ने जो माला बनाई थी वह कुल 5 परीक्षणों से निर्मित थी, इसलिए इसको माला बोला गया है। और इसी को बोला जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण। अब आपको इस भाटिया जी की पूरे परीक्षण का विस्तार नहीं करना है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, कितने 5 उप परीक्षण से निर्मित हुआ और 5 कौन कौन से थे। तो भाटिया परीक्षण माला में कितने उप परीक्षण हैं, 5 उप परीक्षण हैं। और ये 5 उप परीक्षण कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट,
अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट। ये याद नहीं रखना इसमें क्या है इतना। अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट, देखो पोर्टियस बुलबुलिया और इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। तो पोर्टियस बुलबुलिया अपने आप में अलग टेस्ट था, लेकिन अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट है वो भटिया परीक्षण वाला का एक भाग था। दूसरा इसी में था कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। कोहज ब्लॉक बिल्डिंग या ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये दूसरा है। तीसरा इसमें है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। अगला चौथे नंबर पे आता है तात्कालिक स्मृति परीक्षण। घोड़ा उड़ चिड़िया उड़ ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है ना, तात्कालिक स्मृति परीक्षण। और पांचवें नंबर पे आता है चित्र रचना परीक्षण। चित्र रचना परीक्षण। अब ये 5 टेस्ट मिला दिए। इन 5 टेस्ट को मिलाने के बाद यह बन गया भाटिया परीक्षण माला। अब यहाँ समझें, भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने निर्मित किया? C.H. राइस ने। लेकिन कैसा था वो? व्यक्तिगत और शाब्दिक था। अब प्रश्न आ जाए, भारत का प्रथम अशाब्दिक परीक्षण किसने निर्माण किया? तो यहाँ आएगा डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। यही है, चंद्रमोहन भाटिया, ठीक है, C.M. भाटिया, इसीलिए डॉक्टर भाटिया परीक्षण कहा जाता है। दोनों याद रखें। प्रथम बुद्धि परीक्षण C.H. राइस द्वारा, प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया? C.M. भाटिया द्वारा। और एक आता है प्रथम शाब्दिक लेकिन सामूहिक परीक्षण, 3 है। प्रथम, अभी से ही बता देते, प्रथम शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो यहाँ आएगा डॉक्टर सोहन लाल। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं, C.H. राइस, C.M. भाटिया और सोहन लाल। सोहन लाल ने प्रथम सामूहिक टेस्ट बनाया। इन दोनों ने बनाए थे, वह कैसे थे? व्यक्तिगत। और प्रथम सामूहिक बनाने वाला कौन सा था? सोहनलाल जी भाटिया थे। तो सोहनलाल भाटिया परीक्षण हो गया। और चौथे नंबर पर आपका टेस्ट आता है, वह है मेरिल पामर टेस्ट। मेरिल पामर टेस्ट, इसके बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। मेरिल पामर टेस्ट ये किस प्रकार का है? व्यक्तिगत अशाब्दिक। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक में आपको कितने याद रखने हैं? 4 ही। पोर्टियस बुलबुलैया, आकार फलक परीक्षण, डॉक्टर भाटिया परीक्षण माला और मेरिल पामर टेस्ट। अब आते हैं आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी निर्माण की बात हुई थी। सामूहिक बुद्धि परीक्षण कितने भागों में बांटे गए हैं? आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक तो थे शब्दों के माध्यम से यानी कि शाब्दिक, और दूसरे बिना शब्दों के माध्यम से लिए गए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अशाब्दिक। तो 2 भाग हो गए, शाब्दिक और अशाब्दिक। 4 इधर याद रखने हैं, 5 इधर याद रखने हैं। सबसे पहला परीक्षण आता है आर्मी अल्फा। आर्मी अल्फा, अल्फाबेट शब्द आया अल्फा, तो वह शाब्दिक है, और इसके पीछे बीटा लग गया तो अशाब्दिक है। आर्मी शब्द लगा, इसका मतलब आर्मी पूरी क्या होती है? एक साथ पूरी इकाई होती है, इसलिए समूह ही हुआ। तो आर्मी शब्द लगा मतलब वो सामूहिक है, ये ध्यान रखें। यह निर्माण कब किया गया? प्रथम विश्व युद्ध में। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में किया गया और सैनिकों की भर्ती के लिए किया गया था। लेकिन सैनिकों में अधिकारियों की भर्ती के लिए था, लेकिन इसके लिए एक आयोग बनाया गया था। आर्मी अल्फा परीक्षण के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रॉबर्ट एम यक्स। रॉबर्ट एम यक्स की अध्यक्षता में आयोग बना और इसी आयोग ने आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण किया। और आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए था? अधिकारियों की भर्ती के लिए। बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं सेना में, उनकी भर्ती के लिए था। इसके बाद तुरंत इन अधिकारियों का वर्गीकरण करने के लिए कि कौन सा अधिकारी कौन सी सेना में जाएगा, इनका वर्गीकरण के लिए दूसरा टेस्ट बना, वह था आर्मी जनरल वर्गीकरण। आर्मी शब्द लगा, इसका मतलब सामूहिक है। जनरल वर्गीकरण, अब किसके लिए बना ये वर्गीकरण? तो सेना में अधिकारियों के वर्गीकरण के लिए बना। ये वर्गीकरण शब्द लग गया, इसका मतलब वर्गीकरण के लिए बना। तीसरा है टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण। टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण,
और टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण आ गया। इसमें एक ही लाइन आपको याद रखनी है, निर्णय क्षमता के परीक्षण के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्णय क्षमता, सेना में प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्णय क्षमता के निर्धारण के लिए कौन सा टेस्ट निर्मित किया गया था, टर्मन मानसिक योग्यता। और एक आता है चौथा नंबर, डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण, भारत में निर्मित किया गया था, डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण। यह समझे यह सामूहिक परीक्षण था और पहला ही था। अशाब्दिक की बात करें तो इसका निर्माण है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहला आता है आर्मी अल्फा का, अब हो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण। देखिए शाब्दिक के वो अधिकारियों के लिए थे, मतलब ये शिक्षित व्यक्तियों के लिए थे, और ये परीक्षण थे वो अशिक्षित अनपढ़ या फिर विदेशियों के लिए थे। तो आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण है वह द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जबकि आर्मी अल्फा है वो प्रथम विश्व युद्ध में निर्मित किया गया था। यह सैनिकों की भर्ती के लिए था, अधिकारियों की नहीं, जो पीछे बंदूकें लेके घूमते हैं उनको डिसीजन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अधिकारी इनका वही करना है। सैनिकों की भर्ती के लिए इसका निर्माण किया गया। अब कुछ नाम ही याद रखने हैं। दूसरा है, इसमें आता है शिकागो परीक्षण, शिकागो परीक्षण। शिकागो परीक्षण के बाद तीसरा आता है इसमें पिगन परीक्षण, पिगन परीक्षण। पिगन परीक्षण के बाद अगला आता है डॉक्टर गुड एनफ, पहले भी आ चुका है डॉक्टर गुड एनफ, गुड एनफ। डॉक्टर गुड एनफ के बाद पांचवा आता है, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। और रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का निर्माण किस लिए किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि के सामान्य तत्व के मापन हेतु, बुद्धि के सामान्य तत्व के मापन हेतु कौन सा टेस्ट निर्मित किया गया, तो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ये जितने भी बुद्धि परीक्षण थे वह आपको याद रखने, लेकिन मोस्ट 1905 से लगाकर 1916 में जितने भी परिवर्तन हुए वो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। तो आज के टेस्ट में बहुत ध्यान रखिएगा, आज का टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट के बारे में पूछेंगे। धन्यवाद, कीप स्माइलिंग।